हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टेजेस इन ग्रुप डेवलपमेंट की, जिसे प्रपोज करा था ब्रूस टकमैन ने इन द ईयर 1965 इन हिज आर्टिकल डेवलपमेंटल सीक्वेंस इन स्मॉल ग्रुप्स। इस मॉडल में उन्होंने बेसिकली इनिशियली 4 स्टेजेस बताई थी। इसमें से सबसे पहले है हमारी फॉर्मिंग स्टेज, देन कम्स स्टॉर्मिंग स्टेज, देन कम्स नॉर्मिंग स्टेज, फोर्थ इज परफॉर्मिंग स्टेज और बाद में इन 1970s उन्होंने ऐड करी एडजर्निंग स्टेज। सबसे पहले आती है हमारी फॉर्मिंग स्टेज विच इज ऑल्सो रेफर टू एज ओरिएंटेशन स्टेज। इन दिस स्टेज जो मेंबर्स हैं वो हमारे नए हैं, आपस में एक दूसरे के लिए नए हैं, इसीलिए एक हम अगर बात करें जनरल एटमॉस्फेयर की और टीम मेंबर्स फीलिंग्स की, तो बेसिकली जो नए मेंबर्स हैं वो आपस में बड़े कॉर्डियल और पोलाइट होते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बैकग्राउंड्स, अपने स्किल्स के बारे में बताते हैं। बट एट द सेम टाइम वो पोलाइट तो कॉर्डियल है, लेकिन वो साथ ही साथ बहुत केयरफुल है, बहुत कॉशियस हैं, बहुत वॉचफुल हैं अपने इंटरेक्शन में, बिकॉज दे नो कि भाई हम दूसरे इंसान को नहीं जानते हैं, हम इतने खुल नहीं सकते बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में। फिर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन देयर माइंड्स अबाउट देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रोजेक्ट goals and objectives are not clear, so there is a lot of confusion and unclarity in the mind of the members. Because of that there is anxiety and excitement too. वो anxious भी होते हैं और excited भी होते हैं। नया ग्रुप बना है, नई चीज़ें करने को मिलेंगी, उसका excitement भी उन्हें होता है। लेकिन अगर हम एक आम तौर पे देखें तो रिलेशनशिप जो है मेंबर्स का विद इन द ग्रुप इज़ वेरी सुपरफिशियल। वो सिर्फ एक कहने के लिए ग्रुप होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें ग्रुप वाली फीलिंग नहीं होती है इस स्टेज में। Here the role of the team leader is very important. Here he basically directs the team. डायरेक्ट्स द टीम में बेसिकली वो सारे उनके जो सवाल हैं रिलेटेड विद द पर्पस, ऑब्जेक्टिव, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब को उनको जवाब देना होता है। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने पड़ते हैं, उन्हें डायरेक्शंस देना होता है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझाना होता है एंड एट द सेम टाइम एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी नए मेंबर्स के लिए क्रिएट करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट आती है हमारी स्टॉर्मिंग स्टेज विच इज कॉल्ड एज कन्फ्रंटेशन स्टेज एज वेल। नाउ इन दिस स्टेज देयर इज पावर स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन अमंग्स द मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि जो हमारे मेंबर्स जो बने हैं वो हम जैसे पहले बोला था कि वो अपने आप को एज अ ग्रुप तो समझ ही नहीं रहे हैं, उन्हें अपनी जगह बनानी होती है नए ग्रुप में। उन्हें लग रहा होता है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानी जाए, मेरी एक जगह बने, मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। उसकी वजह से देयर इज लैक ऑफ एग्रीमेंट, और जब लैक ऑफ एग्रीमेंट होता है हम एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, हमें यही कोशिश होती है कि सब हमारी बात सुने। उसकी वजह से फ्रिक्शन और रिजेंटमेंट आ जाती है बीच में, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस हमारे अंदर अनसर्टेनिटी होती है अपने फ्यूचर ग्रुप के बारे में, क्योंकि इस ग्रुप का क्या फ्यूचर होगा आगे चल के, क्या किसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी कैसी होंगी, इस सब की एक अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाती है ग्रुप के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, because of power struggle, conflict, competition, lack of agreement, friction, resentment, uncertainty, there is lack of progress. जिस वजह से हमारा ये ग्रुप बना है, जिस गोल के लिए बना है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, उसकी प्रोग्रेस में वो प्रोग्रेस रुक जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। Then comes leaders actions. What is the team leader's action? Here the team leader coaches the group basically. He tries to build trust and good relations. उसकी कोशिश होती है कि मैं जो भी मतभेद हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट है, उनको रिजॉल्व करूं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करूं, और सारे मेंबर्स के अंदर
एक आपसी मतभेद को हटा के एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज को एनकरेज करो, उनको समझा, जो टीम लीडर है वो समझाते हैं बेसिकली कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम नाउ, यू हैव टू बी लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी एक दूसरे के लिए, आपको सुनना पड़ेगा दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको समझना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कितना सही है गलत है और क्या वो हमारी टीम के लिए अच्छा है, ये सोच के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। Next comes our norming stage, which is also referred to as cooperation or integration stage. जब हम norming stage की बात करते हैं तो ये वो stage है जहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती हैं। जैसे स्टॉर्मिंग स्टेज में हमने देखा था कि आपसी मतभेद बहुत है, डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपसी में, हर मेंबर अपने बारे में सोच रहा है। यहाँ धीरे धीरे करके वो जो टेंशन जो क्रिएट हो गई थी आपस में, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। People will, in due course of time, the members in due course of time starts liking each other, appreciating each other, they start trusting each other, and they start working as a unit, एक यूनिट की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। उनके रोल्स के बारे में एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो जाती है और धीरे धीरे एक उनकी कोशिश होती है कि हम एक यूनिट की तरीके से काम करें, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। यहाँ पर टीम लीडर्स का जो एक्शन है, उनका जो रोल है बेसिकली इट इज़ टू फैसिलिटेट, ही हेल्प्स द टीम मेंबर्स, वो हेल्प करते हैं टीम मेंबर्स की, थोड़े से इन्वॉल्व रहते हैं, एंड ही इंक्रीजेस या रीइंफोर्सेस द टीम स्पिरिट। उनकी कोशिश ये होती है कि एक टीम स्पिरिट के बने और बढ़े एंड अपनी गोल की तरफ, जो प्रोजेक्ट गोल है उसकी तरफ टीम आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मिंग स्टेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनर्जी स्टेज। इन दिस स्टेज द जनरल एटमॉस्फेयर एंड द टीम मेंबर्स फीलिंग्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आती है यूनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। नाउ द होल टीम इज वर्किंग एज अ सॉलिड यूनिट। उनको लगता है कि हम एक यूनिट हैं, हम एक ग्रुप हैं। जो हम लोगों ने जो शुरू के 2 स्टेजेस में थी जहाँ पर वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब पूरी हर मेंबर एक टीम के तौर पे सोचता है, मोटिवेटेड होता है, इंटीग्रेटेड उनकी अप्रोच होती है टुवर्ड्स दी प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, और वो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, दे केयर फॉर ईच अदर एंड दे आर एब्सोल्यूट, there is clarity in the purpose and goals, there is no confusion। सबके लिए एक ही गोल होता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, and of course the productivity and the efficiency increases and it is best in this stage। इसमें बेसिकली इस स्टेज में लीडर्स, टीम लीडर्स का जो मेन काम है, उनका काम होता है डेलीगेट करना। यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो टीम लीडर नहीं ले रहे होते हैं, यहाँ पर ऑल द डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द टीम मेंबर्स। टीम लीडर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ही बेसिकली मॉनिटर्स द प्रोग्रेस। वो सिर्फ प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम उनकी अब आगे की फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, अबाउट न्यू गोल्स, अबाउट न्यू ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स। अब आते हैं हम अपनी लास्ट स्टेज में, that is basically adjourning stage, which is also referred to as mourning stage or deforming stage। ये बेसिकली गुड बाय स्टेज होती है, जिसमें जो मेंबर्स हैं उनका काम ख़त्म हो गया है, द प्रोजेक्ट इज़ ओवर नाउ एंड नाउ एवरी मेंबर एंड आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ सैडनेस, देयर इज़ सेपरेशन एंग्जाइटी एंड अनसर्टनिटी एंड इनसिक्योरिटी एज वेल। सैडनेस और एंग्जाइटी इसलिए है कि भाई हमारा एक ग्रुप था, हम लोग इतने टाइम से ग्रुप में काम कर रहे थे, अब सब अलग हो जाएंगे तो इस बात का दुख होता है और एंग्जाइटी भी होती है। अब आगे क्या होगा उसकी अनसर्टेनिटी और एक इनसिक्योरिटी होती है। आप श्योर नहीं होते हैं कि अब नया प्रोजेक्ट कौन सा आएगा, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, सो दैट ब्रिंग्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द future। Here the role of the team leaders is basically is to celebrate the success,
यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को, बहुत खुश होते हैं कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, और वो रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन देते हैं टीम मेंबर्स को जिन्होंने बहुत एफर्ट डाला है, जो कोशिश करी है अच्छे से अपने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। स्टेजेस एंड ग्रुप डेवलपमेंट में ये ग्राफ हमारी परफॉर्मेंस दिखाता है टीम इफेक्टिवनेस की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हेयर यू कैन सी दैट इन स्टॉर्मिंग स्टेज में जो परफॉर्मेंस है सबसे लोएस्ट है, या इफेक्टिवनेस, टीम इफेक्टिवनेस सबसे लोएस्ट है, एंड इन परफॉर्मिंग स्टेज द टीम इफेक्टिवनेस इज द हाईएस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक बारी सारी स्टेजेस को फिर से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फॉर्मिंग स्टेज, एंड फॉर्मिंग स्टेज इज बेसिकली द ओरिएंटेशन स्टेज, जिसमें हम नए मेंबर्स आते हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, और इस स्टेज में बेसिकली जो हमारे लीडर, टीम लीडर का काम होता है, टीम को डायरेक्ट करना। Next comes the storming stage, which is basically a confrontation stage, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर स्ट्रगल वाली स्टेज है, और यहाँ पर बेसिकली जो टीम लीडर का काम होता है, इट इज़ टू कोच द members. Next comes the norming stage. Now this is a stage of normalizing, easing out things. यहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती हैं, लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, धीरे 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 करके वो एक ग्रुप की तरीके से सोचने लगते हैं, और यहाँ पर लीडर का काम फैसिलिटेशन का होता है। ही बेसिकली फैसिलिटेट्स द टीम. Next comes the performing stage. Now here it is basically the highest performing stage. It is also referred to synergy state. और यहाँ पर basically all the members are working as a unit. सारे के सारे एक सॉलिड यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपना जो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से वो टुगेदर हैं, जुड़े हुए हैं, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, फिनिश करें. A last stage that is called as adjourning stage. Sorry, मैंने आपको बताया नहीं, परफॉर्मिंग स्टेज में लीडर का काम होता है बेसिकली he delegates. And now we come on to the adjourning stage. Adjourning stage is basically the लास्ट स्टेज और गुड बाय स्टेज भी कह सकते हैं इसको. इसमें बेसिकली जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, एक सैडनेस है, एक एंजाइटी है लोगों के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस दे आर लिटिल अनसर्टन एंड इनसिक्योर अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो of the team and the members. Here the team leader celebrates the success of the team. I hope आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. हमेशा याद रखिए कि अगर आपको इन स्टेजेस की समझ है तो आपका जो भी टीम है, जो भी ग्रुप है, वो किसी तरीके का भी चैलेंज को फेस कर पाते हैं और एक हाई परफॉर्मिंग यूनिट बन सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. और वीडियोस के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन. Thank you so much. Bye bye. Take care.